नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। लंबे अरसे बाद आज स्टूडियो में मेहमान हैं और नाम चेतन सिंह सोलंकी हैं। सोलर मैन ऑफ इंडिया के रूप में इनको लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं, कहानी क्या है, आगे का अ, उद्देश्य क्या है और रास्ता क्या है, तमाम बिंदुओं पे आज रूबरू होंगे। सर, बहुत स्वागत आपका। आज आप हमारे साथ रूबरू हैं और जयपुर में हैं इन दिनों आप। तो क्या है सर आपका, आज एनर्जी कंजर्वेशन डे भी है, हो सकता है पॉडकास्ट 2-4 दिन बाद आए, लेकिन पहले तो आप सोलर मैन कहे जाते हैं, तमाम तरह के सवाल हैं। तो इसको इंटरव्यू की फॉर्मेट में नहीं रखे, अपन बातचीत वाले में ही रखें, तो मैं बिल्कुल। जानना चाहूँगा सर, क्या है चेतन सिंह की इस चैतन्यता की वजह? वेल जैसे आपने कहा आज एनर्जी कंजर्वेशन डे है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पूरी दुनिया एनर्जी का खेल है और दो तरह की एनर्जी हो सकती है। एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, जी, बिल्कुल। नकारात्मक एनर्जी। तो मैंने पीएचडी सोलर एनर्जी में की है और जब एनर्जी को क्लोज जानने लगा मैं, तब समझ में आया कि ये पूरी दुनिया चलती तो एनर्जी से है, परंतु आज की दुनिया जिसको हम आधुनिक दुनिया बोलते हैं, वो अधिकतर नकारात्मक एनर्जी से चलती है, नेगेटिव एनर्जी चलती है। क्योंकि आज फैक्चुअल देखा जाए, तथ्य के आधार पे तो 80 से 85% ऊर्जा जिससे हमारा जीवन चलता है वो कार्बन से आती है। जी, बिल्कुल। मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सृष्टि सीएनजी। में जो दृश्यमान चीज़ें हैं, वो कार्बन से ही बनी हुई है, जहाँ तक मुझे हाँ, मतलब ये सब कार्बन से आती है और ये जितना जितना हम देख रहे हैं, ये हमारे कपड़े, ये टेबल, ये माइक, ये सब जब प्रोडक्शन हुआ तो कोई भी कार्बन वाली एनर्जी लगी होगी। मतलब कहीं कोयला जला होगा, बिजली जली होगी, एग्ज़ैक्टली। उसको ट्रांसपोर्टेशन किया होगा तो पेट्रोल, कार्बनिक डीजल। थिंग हमें दिखती हैं, हाँ, जो वो सारी कार्बनिक थिंग है, ठीक है। और इनके बनने में कार्बनिक एनर्जी यूज़ हुई। कार्बन वाली एनर्जी यूज हुई है और मैं इसको नकारात्मक ऊर्जा बोलता हूँ। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि कार्बन वाली ऊर्जा जो कोयला, पेट्रोल, ये सदियों से, मतलब करोड़ों साल लगते हैं धरती माँ को बनाने में, तो अंदर दबा हुआ था। हमारे हाथ लगा तो हमने खोद के निकाला और लाइट पंखा चला लिया और उसका जो बाय प्रोडक्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको हवा में छोड़ दिया। तो एक तरह से वो जीनी जो अंदर बैठा हुआ था, हमने उसको निकाल के अब खुला करके आसमान में छोड़ दिया है। वो क्या करेगा, वो अपने काम करेगा। तो वो क्या करेगा, गर्मी को पकड़ने का काम करेगा। धरती का तापमान बढ़ा रहा है, मौसम, जलवायु परिवर्तन हो चुका है, मौसम का चक्र ही बदल गया है। तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि दुर्भाग्य की आधुनिक मनुष्य का जीवन कार्बन एनर्जी, या मैं उसको बोलता हूँ काली एनर्जी से चलता है। हुँ। और एक होती काली है ऊर्जा, काली काली ऊर्जा, शक्तियाँ। काली शक्ति। अच्छा, काली शक्तियों का असर तो नकारात्मक ही होगा जी। और उसका असर देख रहे हैं। देखो क्या क्या हो रहा है दुनिया में। हम बोलते हैं प्रगति हो रही, प्रगति हो रही, पर जैसे जीडीपी बढ़ती है तो प्रगति, जीडीपी को बढ़ाने का उद्देश्य तो होता है अपना कंफर्ट बढ़ाना, जी, बिल्कुल। समृद्धि बढ़ाना। जी। तो जब जीडीपी बढ़ती है तो लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ना चाहिए, पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, गेहूँ, दाल, पेट्रोल महँगा हो रहा स्ट्रेस है, बढ़ रहा जीडीपी। है। मैं तो जीडीपी को ऐसे आँकता हूँ कि लोगों हाँ, को गेहूँ, दाल मिल रही है, पेट्रोल के भाव क्या हैं, ये जीडीपी। तो जीडीपी तो बढ़ रही है, परंतु खुशहाली कहाँ बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, पानी खराब हो रहा है, हवा खराब हो रही है, मिट्टी खराब हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो काली ऊर्जा का असर काला होगा, नकारात्मक हो, पानी, नदी में पानी खराब होगा, पर्यावरण खराब हो रहा है। तो ये आज जो एनर्जी कंजर्वेशन डे है, उस पे मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये समझे कि ये हमारा जीवन ही एनर्जी से चलता है। और किसका जीवन, हर व्यक्ति का, निश्चित तौर पे। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, गांव का हो, शहर का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, सब निश्चित तौर एनर्जी पे। वापरते हैं। सुबह से लेकर शाम तक चाय पी तो एनर्जी का उपयोग किया, कपड़े साँस खड़े ले रहे करे, हैं, एनर्जी से ही चल रही है सांस ले रहे, दुकान में। नहाए तो पानी ऊपर चढ़ाया, हाँ, है ना। तो ट्रेवल किया तो पेट्रोल डीजल का उपयोग किया, यहाँ बैठे हैं तो लाइट का उपयोग किया। तो जीवन एनर्जी चल रहा है। पर ये जान ले कि एनर्जी जो चल रही है काली वाली ऊर्जा है, तो इसका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। तो उपाय क्या है सर इसका? वेल, आज का दिन जो है उसका नाम ही उपाय है, क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो ऊर्जा भारत संरक्षण। में, यहाँ एनर्जी कंजप्शन चल रहा है, आप हाँ, एनर्जी और कंजर्व। कंजर्वेशन करना है। तो जी। कंजर्व करना है बस। क्यों कंजर्व करना है? अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन डे का 2003 में भारत के पार्लियामेंट में ये कानून पास हुआ था। अच्छा। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। वो एक्ट ही बोलता है कि सब लोगों को एनर्जी कंजर्व करना चाहिए।
क्यों करना चाहिए उसका कारण मैंने बता दिया, किसको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो आज के दिन को ध्यान रखते हुए जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, सबको एनर्जी कंजर्व करना चाहिए। और एनर्जी का मतलब सिर्फ बिजली नहीं, सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, सिर्फ गाड़ियाँ नहीं। एनर्जी का मतलब कपड़े पहनना, एनर्जी का मतलब फर्नीचर का उपयोग करना, बिल्डिंग का उपयोग करना, रोड का उपयोग करना, ब्रश करना, ये व्हाट्सएप मैसेज भेजना, ये सब भी एनर्जी का उपयोग है। अच्छा, तो ये सबको कंजर्व करना चाहिए। तो व्हाट्सएप मैसेज कम भेजने चाहिए मतलब। बिल्कुल, क्योंकि आपका जब एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, तो आज आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, तो आपको साल 2 साल बाद भी व्हाट्सएप पे मिलेगा। आपके व्हाट्सएप पे स्टोर नहीं है वो, कहीं और स्टोर है। जी। तो कहीं भेजा, फिर किसी ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया होगा, फिर कहीं जाके कहीं तो अमेरिका में स्टोर हुआ होगा। अच्छा, जो स्टोरेज हम बोलते हैं ना, आजकल ये डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, तो डेटा सेंटर को ठंडा करना पड़ता है। फिर आपका मन हुआ कि अच्छा, मेरे दोस्त ने 1 महीने पहले क्या भेजा था, तो आप फिर निकालोगे उसका साम सर्च करोगे, तो वो डेटा फिर से वहां से उठेगा, फिर वो पूरा जो भी उसका सिस्टम होगा, ये सब करने में एनर्जी लगेगी। प्रदीप जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक बार जब आप व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो 4 ग्राम कार्बन एमिशन होता है। क्या बात है सर, और हमारे ये तो लगे रहते हैं ग्रुप में तो सर लोग। और ग्रुप में लगे रहते हैं वहां, तो सुनिए क्या करते हैं सुबह सुबह, ओम नमः शिवाय, हैप्पी मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड। अरे भाई, तुम एक गुड आफ्टरनून बोलने की कीमत यदि 10 रुपए हो जाए, फिर देखते हैं कितने दोस्त गुड आफ्टरनून भेजते हैं फ्री में, इसलिए करते रहते। तो ये सब की कीमत है, पर्यावरण को चुकानी पड़ती है। और लोग दे रहे हैं ना सर, 300 दे रहे हैं। 350 350 रुपए दे रहे हैं अंबानी को आजकल, वो 300। क्या होता है, मतलब वो सर कीमत तो ये आदर्श आप अपेक्षा किससे कर रहे हैं, सरकार से या निचले वर्ग से? नहीं, सरकार से क्यों अपेक्षा करेंगे। मैं तो ये, सरकार का काम है बिजली बनाना, राइट। और बटन कौन दबाता है, लाइट के बटन कौन दबाता है, पंखे के बटन कौन दबाता है, एसी के बटन कौन दबाता है, रिमोट कौन दबाता है, जो बटन दबाता है वो जिम्मेदार है। ना ना सर, सरकार का काम लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, वो कहती है साहब सब चीजों का नियंता मैं हूँ, ये वो हमारा वो गलत कॉन्स्टिट्यूशन फहमी है। है, तो आप वो गलत फहमी आदर्श और सर। पानी तो सर ऊपर से नीचे की ओर ही बहेंगे। नहीं नहीं मोदी जी अगर मान लीजिए विदेशों की चीजें वापर रहे हैं, आप हमें स्वदेश का ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर सर नहीं थोड़ा नहीं, सा पर तो। बटन दबाना, खरीदने का काम तो आप ही करोगे। जैसे मान लो आपकी अलमारी में 30 जोड़ी कपड़े, 40 जोड़ी कपड़े, दिवाली आई, जी। दिवाली पे सेल लगी, 1 पे 2 फ्री है, वो निर्णय कौन करता है? वो तो सरकार नहीं करती ना, आप और मैं करते हैं, भाई लेना है कि नहीं लेना। अच्छा, जैसे ही आपने 1 जोड़ी कपड़ा खरीदा, सर कपड़े वाले में फिर आप मोदी जी की ओर इशारा कर रहे हो, बहुत नहीं नहीं, कपड़े बदलते हैं दिन में। जैसे ही आपने एक कपड़ा खरीदा, तो आपने 10,000 लीटर पानी का उपयोग कर लिया, आपने 20 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लिया, आपने 1 से 2 किलोग्राम फर्टिलाइजर का उपयोग कर लिया। तो कोई प्रोडक्ट को जब हम खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, प्रोडक्ट के साथ में पॉल्यूशन खरीदते हैं, वाटर, पानी का पॉल्यूशन, हवा का पॉल्यूशन, मिट्टी का, ये साथ में खरीदते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति जो उस काम को ड्राइव करता है, वो उसका जिम्मेदार है। तो व्हाट्सएप मैसेज भेजने का काम मैं करता हूँ, लाइट चलाने का बटन मैं दबाता हूँ, पेट्रोल गाड़ी कब मेरे को एक्सीलेटर दबाना है वो मैं डिसाइड करता हूँ, कौन सा कपड़ा कितना खरीदना है, कितनी बड़ी गाड़ी कितना मैं करता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है हर व्यक्ति, इस विश्व का 8.3 बिलियन लोग हैं, ये जो पर्यावरण खराब हो रहा है वो 8.3 बिलियन लोग मिल के करते हैं। सर कुछ तो बेचारों ने आंख भी नहीं खोली अभी तक, आप जो 8.3 गिन रहे हो, कुछ तो हाँ बेचारे चल ही कुछ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें तो सर मेरा तो ये मानना है कि जो जिम्मेदार है उसको पहल करनी होगी। वो नहीं, ये सर यदि आपको लगता है कि सरकारों से या किसी और नियम कानून से यदि पर्यावरण ठीक हो जाएगा, तो आप लिख लीजिए पत्थर से फिर तो लकीरें। कभी भी नहीं होगा सर। आप एक चीज देखिए, मैं कभी ये सोचता था कि मैं जब बड़ा होऊंगा, पैसा कमाऊंगा, तो इतने जोड़ी कपड़े, मैंने ख्वाब जिया है सर अभाव में जिंदा रह के और वहां तक पहुंचे, और अब आपके कहने पे हम कपड़े नहीं खरीदे सर, ये तो कोई बात नहीं है। नहीं तो खरीदो, फिर उसका भुगतान करो। अच्छा, भुगतान कौन करेगा? सरकार जो भी बने, जो भी प्रधानमंत्री बने, तो चले जाएंगे 5 साल में, 10 साल में। भुगतान कौन करेगा? ये जो प्रदूषित हवा है जयपुर की, वो कौन सांस लेगा? आप लेंगे और आपके बच्चे लेंगे, फिर उनके बच्चे लेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी के तो है नहीं। हाँ? तो कहने का मतलब कि हम ये ब्लेम सरकार को जरूर कर सकते हैं, ऐसा किया, बट ये बात जरूर सोचें कि मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ अपने बच्चों को कि देखो, एक पानी की टंकी है, फिर उसका एक पाइप है, फिर उसमें एक नल लगा है ना। जी तो पानी की टंकी में पाइप और पानी भरा है, जब तक मैं नल ना खोलूं, जी। पानी बहेगा नहीं। और ये नल खोलने का काम कंज्यूमर करता है। दुर्भाग्य ये है प्रदीप जी, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, इसे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, 1995-90 से आपने क्लाइमेट चेंज विषय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिस्कशन चालू हो गया था।
है ना, कोपेनहेगन एग्रीमेंट हुआ और फिर एग्जैक्टली, आई नो। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, फिर कॉप मीटिंग हर साल बिल्कुल होती है, बिल्कुल। फिर पेरिस एग्रीमेंट हुआ। क्लाइमेट ठीक हो रहा है कि बिगड़ रहा है? नहीं, ठीक तो नहीं हो ठीक नहीं हो रहा है। इसका कारण ही ये है कि अधिकतर लोग 99% लोग वो समझते हैं जैसे आप समझ रहे हो, 99% तो वही समझते हैं कि ये अच्छा, सरकारों को भी गलतफहमी कि वो क्लाइमेट को ठीक कर सकते, वो नहीं कर सकते, गारंटीड नहीं कर सकते। अच्छा, ये 1973 में एक बुक आई थी, उसमें उसमें भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। वो बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल और उसका सबटाइटल था स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर। ओके। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर, ये अर्थशास्त्र की अध्ययन यदि लोगों का मैटर है, लोगों के जीवन का मैटर। आज के इसमें तो लोगों का जीवन का, आज तो प्रॉफिट का मैटर है। एग्जैक्टली। तो उस किताब में लिखा था कि ये क्लाइमेट को ठीक करना सरकारों के लिए क्यों कठिन होता है, क्योंकि सरकारों को लगता है कि उनको लोगों के लिए हल करना चाहिए, लोगों के द्वारा हल करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सरकारों की गलतफहमी कि उनको ऐसा लगता है कि वो लोगों के लिए इस समस्या को हल कर सकते हैं। मैं पत्थर पे लिख के देता हूँ कि नहीं कर सकते। नहीं, उनकी तो नहीं है सर, उनका तो क्लियर है कि किसी अंबानी अडानी को दुकान देनी है और माल बनाना है, कोई हो, चाहे जो भाजपा भी हो। कारण हो आज उसका। 5 लाख पेड़ काटने की बात है कहीं मध्य भारत में। हमारे यहाँ पे जो ओरण गोचर का इशू आपने सुना होगा सोलर के नाम पे, कि साहब हम रिन्यूएबल एनर्जी ला रहे हैं, renewable पर और मैं तो एक हमारे यहाँ पे कम्युनिटी हुई है सर, बिश्नोई कम्युनिटी। पूरी दुनिया में रेगिस्तान है, लेकिन थार का रेगिस्तान, उसमें भी थार भारत का रेगिस्तान हरा भरा उस एक कम्युनिटी के कारण नजर आता है कि कुछ पेड़ बचाने के लिए लोग कट गए, लेकिन 50 साल बाद लोग कहेंगे कि ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं थी, ये फेक था। क्यों? क्योंकि 24 लाख पेड़ कट गए और किसी ने नाखून भी नहीं कटवाया। तो लड़ना होगा, और ये सत्य रहा है सर। ये गांधी जी वाला वो जो है ना, वो कहने में ठीक लगता है। और मुझे तो आपकी सर आईआईटी बॉम्बे से रहे, मुझे उसकी पढ़ाई पे शक हो रहा है अच्छा। कि वहां जो तैयार हो रहे हैं लोग, तीसरे व्यक्ति मिल रहे हो आप मुझे इस अंदाज के। पहले एक अमरीश कुमार है, आईएएस अधिकारी है राजस्थान सरकार में, बड़े मनमौजी हैं अपने हिसाब से काम, वो भी इलेक्ट्रिकल में ही शायद वहां से गोल्ड मेडलिस्ट राजस्थान सरकार में ही है। एक मुझे मिले वो आईआईटी बाबा क्या अजय सिंह। फिर आप हैं इस राह पे सर, तो क्या चाह रहा है आईआईटी मुंबई का या आईआईटी बॉम्बे का जो पढ़ाने वाला सिस्टम देखो, है? लोग मुझे सोलर के नाम से जानते हैं। जी, सोलर सोलर में मैन। पीएचडी की है, सोलर में बहुत सारा बुक लिखी वगैरह। राजस्थान को थोप रहे हैं अभी सोलर, तो क्या तो देख जब रहे हैं? मैं मेरी यात्रा चालू हुई, मैं अभी 11 साल की यात्रा पर हूँ, तो 2020 में जब यात्रा चालू हुई तो मैं गुजरात जाना हुआ यात्रा में, एक 2 महीने 3 महीने के अंदर। तो मैंने देखा गुजरात में बहुत सारा लोग सोलर का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं बड़ा खुश हो गया, कितना अच्छा राज्य है, डेवलपिंग स्टेट है, इतना सोलर, हर चौथे पांचवें घर पे आपको सोलर मिलेगा। 1-2 हफ्ते के बाद में दुखी हो गया। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले सर आपने हमारी आंखें खोल दी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर मेरी बहन का फोन आया था, बोल रही थी भैया घर में 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा के रखा है, और बोल रही थी पहले एक कमरे में एसी था, अभी तीनों कमरों में एसी लगा लिया है। तो जब तक लोग ये ना समझेंगे और सरकार ये ना समझेगी कि सोलर का उपयोग पैसे बचाने के लिए करना और सोलर का उपयोग पर्यावरण बचाने के लिए करना, ये दो अलग रास्ते जी हैं, बिल्कुल। ये अलग रास्ते हैं। अधिकतर लोग सोलर का उपयोग पैसे बचाने के लिए करते हैं। बिजली का बिल नहीं आता, लोग बता बता के खुश होते रहते, देखो मैंने सोलर लगा, बिजली का बिल नहीं आता है, क्योंकि उनका उद्देश्य है पैसा बचाना। पर नहीं, जब पैसा बचाना होता है तो आपको जो जनरेशन है वो मैक्सिमाइज, ज्यादा से ज्यादा पैदा करें, और आपको पर्यावरण बचाना है तो आपका जो कंजम्पशन है उसको मिनिमाइज करना है, संरक्षण करना, मतलब संरक्षण करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो ये दूसरा रास्ता लोग अपनाते नहीं, इसलिए सोलर का जो काम होना चाहिए, जिससे जितना पर्यावरण बचना चाहिए वो नहीं बचता, क्योंकि आपको 2 किलोवाट लगाना, आप 4 किलोवाट लगाते हैं। सब लोग चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा सोलर लगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, सोलर भगवान के यहाँ से नहीं आते, सोलर पैनल जमीन खोद के निकालना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, पैनल बनाना पड़ता है, पैनल को खड़ा करने के लिए लोहा चाहिए, उसमें पावर निकालने के लिए कॉपर चाहिए, पावर को प्रोसेस करने के लिए इन्वर्टर चाहिए। ये कहाँ से आएगा? इस सब के साइड इफेक्ट होंगे। तो सोलर भी आप जिस तरह से हम करते हैं वो एक तरीका नहीं हो सकता। फिर आपने कहा राजस्थान में बड़े बड़े प्लांट ऐसे थोपे जा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई साहब, हिरण का काम हिरण को देना चाहिए और हाथी का काम हाथी को देना चाहिए। कोयला एक हाथी है ना, वो बड़ा का, वो हर घर में कोयले का पावर प्लांट नहीं लग सकता, निश्चित तौर पे, है ना, तो उसमें कोयले के बड़े प्लांट लगाना हमारी मजबूरी है, निश्चित तौर पे। परंतु हर घर में सोलर लग सकता है, ये उसकी ये फ्लेक्सिबिलिटी एक बड़ा है सर, बड़ी कंपनियां लाखों मेगावाट बिजली की बात कर रही हैं। तो वो सोलर का उपयोग करने का सही तरीका नहीं है।
सोलर का उपयोग वैसे नहीं करना चाहिए जैसे हो रहा है। सोलर का उपयोग वैसा होना चाहिए जो उसकी ताकत है। सोलर की ताकत है, हर जगह है, हर घर में हो सकता है, लोकल हो सकता है, छोटा होगा तो रोजगार पैदा होगा, लोकल लोग उसको इंस्टॉल करेंगे, लोकल लोग रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे, वो एक्चुअली सोलर का है। और 2019 मैंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है एनर्जी स्वराज, मेरे सोलर के साथ प्रयोग। जैसे गांधी जी के सत्य के साथ प्रयोग, तो सोलर के साथ प्रयोग। और हमने हमारे प्रोजेक्ट में करीब 85 लाख घरों में सोलर लैंप पहुंचाया, 10,000 महिलाओं को रोजगार दिया। उसमें यूपी, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमने काम किया। डूंगरपुर जिले में भारत देश का पहला ऐसा सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का पावर प्लांट लगा है जो महिलाएं चलाती, आदिवासी महिलाएं चलाती। तो लोकल आदमी मैन्युफैक्चर करे, लोकल इंस्टॉल करे, लोकल उपयोग करे, लोकल हो, वो एक्चुअली सोलर की खासियत है, जी, वैसा होना चाहिए। मतलब किसान अपने खेत में लगा ले जितनी उसको खेत में हाँ, उसके लिए आपको जो जरूरत है। आप अपने घर में लगा लो, जी जी आपको जी। पानी के लिए 3 एचपी चाहिए, 3 एचपी लगा लो, 10 चाहिए 10 लगा लो। और आपको छोटा करे तो 1 किलोवाट सोलर लगा लो, बड़ा है तो 2 किलोवाट लगा लो, वो और लोकल हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ। तो ये तो सोलर के लिए सर आपने पीएचडी की है, इसमें खेजड़ी काटनी जरूरी है सर? हाँ, बड़े पावर प्लांट लगाओगे तो फिर आप भगवान जाने क्या क्या करोगे। पर क्यों? यदि आपको छोटा लगाना है तो ये सब की जरूरत नहीं। तो ये बड़े वाला क्यों सर? आप तो देश दुनिया घूमते हो, क्या चाहते हैं लोग? लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं कि उनको फ्री बिजली मिले, कुछ ना करना पड़े। नहीं, वो जो लगवा रहे हैं हाँ, वो पॉलिटिशियन। देखो, दो दो रास्ते हैं। क्या होता है कई बार गड़बड़ कहाँ होती है कि भारत ने एक रास्ता सुना है कि पहले जब पुरानी सरकार थी तो 20 गीगावाट मतलब 20,000 मेगावाट लगाने का टारगेट था। जी फिर मोदी जी आए तो उन्होंने 100 गीगावाट मतलब 100,000 मेगावाट टारगेट किया, ये 2022 में पूरा होना था। फिर 2023 का भी टारगेट हो गया 450 गीगावाट, मतलब 450,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी सब मिला के। जी बिल्कुल। तो एक तरह से देश को लगता है कि हमें ज्यादा सोलर करेंगे तो ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे, जो कि अच्छी बात है। परंतु ज्यादा सोलर करके ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे तभी तक कारगर होगा जब आप टोटल एनर्जी नहीं बढ़ाओगे। आपका सब कुछ बढ़ते जा रहा है और सोलर भी बढ़ते जा रहा है, तो सोलर का प्रतिशत में ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, सोलर जरूर बढ़ रहा है। और उन सोलर से अपन कुछ प्रोडक्ट भी ऐसे बना नहीं रहे हैं। बेसिकली आपने जैसा कहा, मुझे ठीक लगी हुई बात कि 3 एसी लगा रहे हैं घर में। अब हमारी तो आदतें खराब हो जाएगी फिर। बिल्कुल। और सोलर का भी साइड इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे उसका भी साइड इफेक्ट होगा, ग्रीन हाइड्रोजन। तो दुनिया में पेड़ पौधे को छोड़ के दुनिया में कुछ भी ग्रीन नहीं होता। पेड़ पौधे लगाने चाहिए मतलब खूब। नहीं, अच्छा। मतलब पेड़ पौधे लगाना चाहिए, परंतु पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण बचेगा ऐसा 99% लोग समझते हैं। हम भी समझते हैं सर, ये पर बात ऐसा ये गलत है। आज क्या की बात है। तारीख में ऐसा करेक्ट नहीं है। उसका कारण है, आज के 50 साल पहले ये तथ्य करेक्ट था कि पेड़ पौधे लगा से पर्यावरण बचा सकते हैं। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि हम क्यों पेड़ पौधे लगाते हैं, क्या उसका उद्देश्य है? आज क्या उद्देश्य है? तो लोग बोलते हैं पर्यावरण बचेगा, मतलब क्या बचेगा? तो तापमान कम हो जाएगा और ग्रीन संतुलन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट, बहुत सारी दुकानें चल रही है सर। हाँ, परंतु यदि आपकी समस्या के बढ़ने की गति इतनी सारी है और पेड़ के लगाने की जगह और पेड़ के बढ़ने की गति इतनी सारी, तो पेड़ लगाने का क्या फायदा होगा? आज जिस स्थिति में मनुष्य प्रजाति खड़ी और पूरे विश्व की प्रॉब्लम है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारा कार्बन उत्सर्जन इतना हो रहा है जी और बेचारे पेड़ इतना सा काम कर सकते हैं। तो आज की स्थिति में पेड़ लगाना, पौधे लगाना अच्छी बात है, परंतु इससे पर्यावरण ठीक होगा ऐसा समझना ये गलत फहमी। जी, हमें कंजप्शन हर लेवल पे कम करना होगा, बिजली बिल्कुल, के उपयोग के लेवल पे भी और कार्बनिक जो चीजें यूज कर रहे हैं सब उनके करना लेवल पड़ेगा। पे। क्यों? जी। क्योंकि एक सत्य है जो हम जुटला नहीं सकते। हम्म, और आपके माध्यम से मैं सब दर्शकों को कहना चाहूंगा कि दुनिया में कुछ हो जाए, कितना भी साइंस बढ़ जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, कितनी भी सरकारें ताकतवर हो जाए, कितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, एक चीज आप बदल नहीं सकते, आप धरती के साइज को बढ़ा नहीं सकते। करेक्ट? तो धरती का साइज नहीं बढ़ सकता तो खनिज नहीं बढ़ सकते। करेक्ट? अच्छा, मिट्टी नहीं बढ़ सकता, पानी नहीं बढ़ सकता, कुछ नहीं बढ़ सकता। और ये बात फॉर फैक्ट है कि ये आपका माइक, ये मेरे कपड़े, आपके चेयर, ये कहाँ से? धरती से आई है। तो धरती बढ़ नहीं रही है, धरती पे खनिज मिट्टी कुछ बढ़ नहीं रहा है, धरती का कोई संसाधन बढ़ नहीं रहा है। तो आप सब लोगों से पूछिए मेरी तरफ से कि आपकी अलमारी में कपड़े कैसे बढ़ते हैं भाई साहब? बिल्कुल बड़ी बात है। तो आपकी गाड़ियों का साइज कैसे बढ़ता है? तो बिल्डिंगों की संख्या कैसे बढ़ती है? ये एक ऐसा सत्य है जो आप मुझे पसंद करो या ना करो, बिल्कुल। आपको ये मानना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत इस धरती के साइज को
खनिज पदार्थ को बढ़ा नहीं सकती। तो जब धरती सीमित है, संसाधन सीमित है, तो जरूरतें कैसी होना चाहिए? तो मतलब धरती नष्ट हो रही है। नहीं, पहले इस प्रश्न का जी उत्तर आप दीजिए। जी यदि धरती सीमित है, धरती के सारे संसाधन सीमित है, तो आपकी और मेरी जरूरतें कैसी होना चाहिए? बिल्कुल सीमित होनी चाहिए। सीमित होना चाहिए, है ना? इसमें लॉजिक है। अब इसमें सर मोदी जी क्या और करे सर और ये क्या? मोदी जी क्यों नहीं करे? अब जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, बचपन में ऐसी पिक्चरें देखते थे जिसमें संयुक्त परिवार होते थे। हाँ, अब मार्केट ने ये सोचा कि यार फैमिली सिंगल फैमिली दिखाई जाए। तो सिंगल फैमिली होगी तो पहले संयुक्त परिवार में 1 फ्रिज होता था, हाँ। 1 मारुति 800 होती थी। अब जब 5 परिवार हो गए तो 5 फ्रिज हो गए, 5 टीवी हो गई। फिर उन्होंने कहा नहीं मजा नहीं आ रहा है, कुछ और किया जाए। तो अब तो ये लेवल है कि पति पत्नी भी वीकेंड पे मिल रहे हैं, तो उनके टीवी भी अलग अलग है ना? तो ये तो मार्केट तय कर रहा है। और मार्केट कौन चला रहा है? जो कंपनियों को फंड, इनको पार्टियों को फंड देते हैं कंपनियां। देखो ऐसा है, और भारत जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी विदेशी राज सत्ता से गुलाम हुआ था, नहीं हुआ कभी गुलाम। भारत को गुलाम किसने? कंपनी ने बनाया, और वही कंपनियां आज मजे कर रही है प्रदीप जी वापस। ऐसा है, ये करेक्ट है आप जो बोल रहे हैं, पर मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि देखो बाजार में जहर मिलता है क्या? बोलते हैं हाँ सर मिलता है। अच्छा, जहर लेके पीते हो? तो नहीं पीते। तो जहर लेना या न लेना कौन डिसाइड करता है? आप और मैं डिसाइड करेंगे? नहीं सर, अगर मैं ये कह दूं कि साहब ये जहर आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम है और इसका रैपर ऐसा है, और जैसा मोदी जी की भाषा में कहें कोई लड़की बेचने वाली हो, तो हम ले लेंगे, पिए नहीं पिए। मतलब मैं तो यही मानता हूँ, मेरा तो जी सर, मैं तो दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से सोचता हूँ, तो लिया जा। लेकिन आपकी बात से मैं राब्ता रखता हूँ कि हम वही है कि जितना सीमित रखेंगे संतोष। सीमित रखना या ना रखना इंसान की चॉइस नहीं है, बाय द वे। ये पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं है। आपको सीमित होना ही पड़ेगा यदि इस धरती पर बचे रहना है। तो ये आप नोट कर लीजिए सबको, इस धरती पर आपको जीना है, मनुष्य प्रजाति का अस्तित्व बचा के रखना है, तो आपको सीमित होना ही पड़ेगा। वो तो संस्कृत में श्लोक भी है ना, न तृष्णा समो व्याधि न संतोष परम सुखम। जितना आप संतुष्ट होंगे, जितना मिनिमम में। तो इसलिए यस, मार्केट फोर्सेस हमेशा आपको लालच देगी कि आप ऐसा करो, 1 पे 2 फ्री ले लो, 2 पे 3 फ्री ले लो। पर मेरे को लगता है कि मुझे अपनी बुद्धि और अपना विवेक लगाना है कि वो 1 पे 2 फ्री मेरे अच्छा लगता है उस समय कि अरे वाह, 1 कपड़े के पैसा दिए और 2 कपड़े फ्री आ गए, मन को अच्छा लगता है। परंतु आप उसके पीछे जब देखेंगे कि उस कपड़े को बनाने में खेत जोता, पेट्रोल लगा, डीजल लगा, पानी दिया, मोटर चली, फर्टिलाइजर लगा, केमिकल्स लगे, मशीनें चली, तब जाके वो कपड़ा बना और डाई हो अलग, और उसका भुगतान आपके बच्चों को करना, तो आप नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो मुझे लगता है कि चूंकि, और मैंने किताब लिखी है इसके ऊपर, तो ये एनालिसिस किया है कि सरकारें दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिका की हो, जर्मन की हो या भारत की हो, 4 या 5 साल के लिए आती है। सरकारों का पहला धर्म होता है लोगों को भला करना नहीं, सरकारों का पहला धर्म होता है चुनाव जीतना। और मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि दूसरा धर्म है फिर से चुनाव जीतना। फिर से चुनाव जीतना। तीसरा होता है किसी और को नहीं जीतने देना। ये लोकतांत्रिक राजा के धर्म है, और उसका धर्म है क्योंकि उसको तो अपना अस्तित्व बचा के रखना है। ठीक वैसे ही एक कंपनी का धर्म क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अच्छा, करेक्ट है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो अस्तित्व में नहीं बचेगा। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी समझ के हिसाब से कि सरकार का धर्म होता है चुनाव जीतना, तो वो आपको एनर्जी कंजर्वेशन कानून जरूर बनाएगी, पर साथ में हर राज्य में फ्री बिजली देगी, क्योंकि उसको चुनाव जीतना है। टाटा वाला, ये जो भी बिरला या जो भी कंपनीज है, वो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, पर साथ में बोलेंगे नहीं देखो इससे अच्छा तो प्रोडक्ट नहीं, आपको तो यही वाला खरीदना है। पर हर मनुष्य का धर्म है, आपका और मेरा धर्म है प्रदीप जी, कि सुख से शांति से जीना, स्वस्थ जीना, ये आपका और मेरा धर्म है। तो मेरा शरीर क्या खाएगा, मेरा शरीर कितने एसी के टेम्परेचर में रहेगा, मेरा शरीर कितना ट्रेवल करेगा, ये तो आप और मैं ही डिसाइड करेंगे ना। तो ये आपका और मेरा धर्म है अच्छे से जीना। और ये भले ही नकारात्मक ऊर्जाएं हमें प्रेरित करे कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, पर डिसीजन तो मेरा ही है। ठीक है, इंडिविजुअल आप पे आते हैं सर। क्या राह है आपकी? मतलब आईआईटी बॉम्बे का एक बड़ा गजब का प्रोफेसर व्यक्ति पूरी दुनिया घूमता है, और फिर अब ये सिंपल से कपड़े पहन के, तो क्या राह, किस राह पे हैं, और जयपुर में कैसे? वेल, राह बड़ी सिंपल है कि पूरी दुनिया एनर्जी का खेल है, मैंने बताया। और ये कठिन लग रही है सर। काली और बहुत कठिन लग रही है। सिंपल तो नहीं है। और धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन भयानक स्थिति में आते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय होने की दिशा में है। और एक बार वो लक्ष्मण रेखा हमने ग्लोबल वार्मिंग की क्रॉस कर ली तो वापस नहीं आ पाएंगे। और वो लक्ष्मण रेखा बहुत दूर नहीं है, 20-25 साल बाकी है। तो हम क्या करना चाहिए?
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमने सुना होगा, है ना। इस समय मनुष्य लोग धरती पर 1.8 धरती के बराबर संसाधन उपयोग कर रहे हैं। धरती एक ही है, तो इसको हम यदि एनालॉजी दें तो हम बिल्डिंग बना रहे हैं और उसका मटेरियल कहाँ से आ रहा है, अपनी नींव खोद के आ रहा है। तो ये जो प्रगति के जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो अपनी नींव खोद के बना रहे हैं, क्योंकि हवा खराब, पानी खराब, मिट्टी खराब, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेस, हिंसा, ये सब हो रहा है ना। ये सब हमारे जीवन को प्रभावित करता है, पता नहीं चलता पर ये करता है। हर चीज का हर व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव होता है। और ये जब वो जो लक्ष्मण रेखा जो कि आज के 20-25 साल में क्रॉस हो जाएंगे, फिर तो और भी ज्यादा बुरा होगा। तो मेरी जो दिशा है वो अभी मैंने आईआईटी बॉम्बे से त्यागपत्र दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हम लोग इतनी बुरी स्थिति में आके खड़े हुए हैं कि 99% लोगों को होश नहीं है। इस स्थिति से सुधरने का जो तरीका है वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि सरकार नहीं हो सकती और कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता और कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। ये सरकार अगर चाहे तो हो सकती है? नहीं हो सकती, सरकार चाह के भी नहीं कर सकती, चाहे जितनी ताकत लगा ले, चाहे मोदी जी के 500 सीट आ जाए ना। वो अगर बिहेवियरल में लाना शुरू करें कि साहब हम कपड़े नहीं खरीदेंगे, पर वो नहीं। तो पहले उन्होंने जब कहा, मैं आपको बता रहा हूँ सर, हाँ। सॉरी, उन्होंने कहा गैस सब्सिडी हम नहीं लेंगे, तो फिर हमने भी छोड़ी। तो पर नहीं कुछ तो कर सकती ये बात है। तो सही है, ये बात तो सही है, परंतु क्या है, हमें ये जो कार्बन उत्सर्जन कहाँ से होता है, ब्रश करने से लेके व्हाट्सएप मैसेज भेजने से, बिजली, कपड़े, पानी, सड़क, बिल्डिंग, सब में से होता है। तो सरकार ब्रश करने से हो रहा है या ब्रश का ज्यादा उपयोग करने से? ब्रश करने से कार्बन उत्सर्जन होता है। मैं लोगों को समझाता हूँ कि ब्रश करना बहुत खतरनाक काम है, तो टूथब्रश नहीं करें? करें पर समझ जाए कि खतरनाक काम तो सर ये हमारे घर वालों को आप समझा दो एक बार, क्या है तो क्या है वो। नहीं। मैं आपको पहले वाले सरकार वाले पे मुद्दे को क्लियर कर देना चाहता हूँ हमेशा के लिए। तो जी। फिर क्या होगा, अपन ने ये भी मान लिया कि सरकार का धर्म चुनाव जीतना, उसमें कोई गलत बात नहीं। जी। सरकार हमको कभी ये बोल ही नहीं सकती कि आप कम उपभोग करो। आपने एलपीजी की सब्सिडी छोड़ी, पर एलपीजी छोड़ो ऐसा थोड़ी कहा आपको। आप बिजली कम उपयोग करो ऐसा कहाँ बोलते हैं, उल्टा होता है। जैसे ही गाड़ियों की सेल मार्केट में कम हुई तो आरबीआई क्या करता है पता है, रेपो रेट कम कर देता है। तो सरकार का तो धर्म है कि ज्यादा कंज्यूम करो, वो तो उसी दिशा में। और 1.8 धरती के बराबर संसाधन उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? धर्म नहीं कह के इसको वही नेगेटिव एनर्जी वाले मानना पड़ेगा सर। जो भी कहे उसको, आप जो मान लो, धर्म मान लो, काली मैं ऊर्जा बोलता हूँ कि उधर उसको भी। अस्तित्व में रहना है तो ये करना पड़ेगा। तो फिर तो वो तो नहीं करेंगे, तो इसलिए आप और मुझे समझना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, 1.8 धरती के बराबर संसाधन उपयोग करें, धरती एक ही है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये 1.8 जो हम करते हैं उसको कम करके एक धरती के ये बराबर। 1.8 औसत है, मतलब कोई व्यक्ति 10 के बराबर कर रहा है तो कोई आधा ही कर रहा है, ऐसा भी होगा। एकदम सही, हाँ। है ना, क्योंकि किसी को बेचारे को मिल ही नहीं रहा किसी है। को मिल ही नहीं रहा है। तो ये असमानता तो है हमेशा, और वो तो बुरी बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, 1.8 से कम करके एक धरती पर लाना है। तो अपने कंजम्पशन को कम करना है। कंजम्पशन को कम करने के लिए आपको कोई पॉलिसी चाहिए नहीं, खुद ही तो डिसाइड करना है। अच्छा, टेक्नोलॉजी चाहिए नहीं, पैसे चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जो मेरी राय वो है कि लोगों को पहले तो ये सच का आईना दिखाएं कि भाई साहब सब कुछ सीमित है, आपको सीमित होना पड़ेगा, ये पसंद नापसंद का सवाल नहीं, नहीं तो आपके बच्चे भुगतेंगे। अच्छा, सीमित करने के लिए आपको क्या करना है, कम उपभोग करना है। अच्छा, उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। भाई आप 40 जोड़ी कपड़े अलमारी में एक जोड़ी मत खरीदो, हो गया काम। आप हिमालय पे हर गर्मी की छुट्टी में मत जाओ ट्रेवल करने। आप फ्रिज में 3-3 दरवाजा वाला फ्रिज मत लो। भाई जो आपको सच में उचित चाहिए, 2-4 लीटर, 2 लीटर पानी, दूध, 2-4 किलोग्राम सब्जी, इससे ज्यादा कोई ऐसी आवश्यक चीज होती है जो आपको फ्रिज चाहिए ही चाहिए, नहीं होता है। पर लोगों ने क्या, फ्रिज को कमरा बना के रखा है। 570 लीटर का मैंने देखा सर, 570 मैंने कहा लीटर, ये तो ठीक भाई है। साहब। अच्छा, मैं लोगों से पूछता हूँ, प्रदीप जी इतनी फ्रिज में, इतने बड़े में क्या करते हो? क्योंकि पेरिशेबल आइटम तो 2-3 ही है जो अपने को फ्रिज में, exactly। क्या करते हो? तो पता चलता है अचार रखते हैं, आलू रखते हैं, प्याज रखते हैं, आटा रखते हैं। इससे बड़ा पाप दुनिया में हो नहीं सकता। जो आदमी 570 लीटर का फ्रिज लेके, उससे बड़ा पाप ही नहीं हो सकता है दुनिया में। क्योंकि हर फ्रिज को उपयोग करने के लिए 1 यूनिट बिजली, 1.5 यूनिट बिजली लगती है। 570 वाले को भगवान जाने कितनी लगती, मैंने देखा नहीं है। भारत में 74% बिजली कोयले से आती है। 1 यूनिट बिजली के कारण 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन होता है। तो उसका जो 1 दिन और 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन जब हवा में जाएगा तो 300 साल की उसकी एज होगी। क्या करेगा, गर्मी पकड़ने का काम। तो जो 1 दिन के फ्रिज का उपयोग करने का जो सुख है, उसका दुख कब तक रहेगा, 300 साल। कौन भुगतेगा, जिसके यहाँ सुंदर सा फ्रिज है उसी के बच्चे भुगतेंगे, पड़ोसी के नहीं। ये सबको समझ जाना चाहिए, तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे नाती पोते ही इसको भुगतने वाले हैं, कोई पड़ोसी का बच्चा भुगतेगा ऐसा नहीं है। जितने जल्दी इसको समझ जाओगे, उतने जल्दी अपने बच्चों पे दया करोगे।
वरना मैं हमेशा बोलता हूँ प्रदीप जी कि आपके बच्चों को मेरे साथ 1 घंटा छोड़ दो, आपको घर से ना निकाल दे तो मेरा नाम चेतन है। जी। जिस दिन उनको पता सर चलेगा मैं तो नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन उनको ये पता चलेगा कि ये मेरे ही माँ-बाप हैं जिन्होंने पिछले 30 साल पहले नदियाँ क्लीन होती थी, जी, बिल्कुल। हवा क्लीन होती थी। सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हो सकता है आपके ध्यान में हो। मैं अभी गूगल के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। गूगल ने एआई न्यूज़ अकेडमी शुरू की है, तो उसमें कुछ लोगों को लिया है। तो उसमें एक इन्होंने रिसर्च बताया कि जेन ज़ी जो हैं, वो मिलेनियल से नफ़रत करती है। तो हमने पूछा ऐसा क्यों? बोले बाकी जो एक्स जनरेशन थी या अल्फ़ा है, वो अपने से पहले वाले से नफ़रत नहीं करती। केवल जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन आई है, जो मिलेनियल्स से नफ़रत कर रही है और ये आगे जाके बढ़ेगी। वजह क्या है? तो उस रिसर्च में सामने आया है कि भारत की 89% जेन ज़ी जो है, वो स्मार्टफ़ोन यूज़ करती है, मोबाइल यूज़ करती है और वो नफ़रत इसलिए करती है कि ये मिलेनियल्स ही थे, जिन्होंने क्राइम को और भ्रष्टाचार को सोशल एक्सेप्टेंस दी। अपराध और काली शक्तियाँ शुरू से रही हैं। जब करेक्ट। ना दोनों बैलेंस रहा है, आप तो हाँ, एनर्जी के व्यक्ति हाँ, हैं। तो उन्होंने कहा कि ये किया है इन मिलेनियल्स ने जो कहाँ 67 से 95 के बीच जो पैदा हुए हैं, कि साहब सिस्टम बना दिया इन चीज़ों को। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चे जब मानेंगे जब अच्छा उनको पता चलेगा कि ये जो एक ज़माने में गंगा मैया पवित्र होती थी, जाके डुबकी लगा के पाप धुलते थे, लोग इतनी श्रद्धा से जाते थे। मैं अभी एक हिमालय अध्ययन यात्रा पे गया था, क्या हालत कर दी है। और उसी व्यक्ति ने किया जो भारत में पिछले 30 सालों में रहा है, और आप और मैं और जितने लोग हैं हमारी उम्र के, ये सब 30 सालों में जीवन जिया है। तो हम सब ने ये पर्यावरण खराब किया है, पानी खराब किया है, मिट्टी खराब की, सोच खराब कर दी है। सोच खराब की। और जैसे आपने सोशल एक्स मैं अब जब गाँव जाता था, मैं इंदौर में पढ़ता था, जब गाँव जाता था, तो सरपंच रिश्वत लेता है, ऐसा जान के कोई आश्चर्य नहीं करते थे। मैंने कहा ये क्या बात होगी? हाँ। तो जो आप एकदम सही कह रहे हैं कि सोशल एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा ही होता है। और मर्डरर सर, लोग जेल से रिहा होने पे उसका जुलूस निकाल के घर ला रहे हैं। मतलब हद है। अपराधी पहले भी थे, हाँ, ना कि डाकू हुए हैं, दुर्दांत डाकू हुए हैं, लेकिन उनको परंतु सामाजिक स्वीकार्यता नहीं दी बिल्कुल। पहले की पीढ़ियों ने कभी भी। तो हम लोगों ने गड़बड़ तो की है। हाँ, ये और मैं बात हमेशा तो बोलता हूँ कि हिसाब हम लोगों ने एक और तरीका है गड़बड़ किया है कि क्यों लोग अभी अध्यात्म में, जैसे पहले हमारी श्रद्धा कितनी होती थी, मंदिर में, आरती में, पूजा में, पेड़ की पूजा करना, सत्तु अमावस के दिन ऐसा करना है, उस अमावस्या के दिन वैसा करना है, हम करते थे। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जो फ्लेवर है, वो जो टेस्ट है, ये सब आस्थाओं को पालन करने का, वो पास नहीं किया हमने। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि एक नेचुरल्स की आइसक्रीम आपने खाई होगी, हाँ, खाई है। तो कभी तो सीताफल वाली। है ना, मुझे फ्लेवर अच्छा लगता है। तो सीताफल वाली। किसी ने तो आपको एक बार हाँ, चखाई होगी। हाँ, हाँ। वो पहली बार वो टेस्ट चखाने वाला कि पहली बार अध्यात्म का फल कैसा होता है, टेस्ट क्या, वो अपन ने नहीं कराया। क्योंकि एक बार आपको किसी ने नेचुरल्स की आइसक्रीम चखा दी, आपको याद है, आप दूसरी बार खुद जाओगे। जब वो टेस्ट हम चखा देंगे, अपने बच्चों को चखा देते, देंगे नहीं देते, तो शायद वो पास ऑन होता। पर हम अपनी दौड़ में, हमको अपनी प्रगति करना है, हमको अपना ऐसा करना है। तो जेंजी का नाराज होना एकदम वाजिब है। और मैं तो सारे पालकों को धमकी देता हूँ, मेरे मेरे आपके बच्चों को मेरे साथ हाँ, 1 घंटा और छोड़ दो। उसमें एक चीज़ और है कि वो जिस दिन घर चलाएँगे, जिस दिन डिसाइडर होंगे, उस दिन वो बैंड बजा देंगे। तो अभी तो उनकी चल नहीं रही है, वो डिपेंडेंट है सर। तो सोचना चाहिए, बात गज़ब कह रहे हैं तो हाँ, पर एक बार ये भी है कि मैं फिर अपनी बात से वापस फिरूँगा अभी कि चलो मैं अपने बच्चों को आपसे मिलाना चाहता हूँ कि मुझे भले निकाल दें, लेकिन वो ऐसा समाज बनाएँ कि उनके आने वाले बच्चे अच्छे से रह सकें। अच्छी बात ये है कि एक्सेप्टेंस ये रियलिटी का कि Accept- क्लाइमेट चेंज हो चुका है, और उसका कारण ये वो ज़्यादा एजेंसी में ज़्यादा अच्छे से होता है। यदि उनको बात समझाई दी है तो समझ में आ जाएगा। पर दुर्भाग्य ये प्रदीप जी की जो मैं बातें कर रहा हूँ, कितने लोग होंगे इस भारत में जो इस तरह से समझा सकेंगे, देखो ये सब एनर्जी का खेल है, एनर्जी का कंजम्पशन तो आप और हम सब करते हैं, तो हम सब जिम्मेदार हैं, तो हमको सीमित करना चाहिए क्योंकि धरती सीमित है। कौन सा पेरेंट्स, कौन सा प्रोफेसर, कौन सा पॉलिटिशियन, कौन सा पॉलिसी मेकर, कौन सा प्रोफेशनल आदमी और कौन सा प्रेस वाला ये समझाता है, बताओ? तो ये बात को चर्चा करने वाला, फैलाने वाला है ही नहीं। तो 99.9% लोगों को तो विषय ही समझ में नहीं आता। वो कुछ इधर से धूल में लठ मारते रहते हैं, पेड़ पौधे लगाते रहते हैं, प्लास्टिक को ठीक करते रहते हैं और ये करते रहते हैं। मूल कारण है कि इस धरती सीमित है, आप जरूरत से ज्यादा उपभोग नहीं कर सकते। ब्रश वाला भी बता दो सर, वो क्या है कि तो मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि आप सब लोग ब्रश करते हो, लोग बोलते हैं, हाँ
तो अच्छा ये बात वहां से चालू, मैंने कहा आप एनर्जी का उपयोग करते हो? बोले हाँ करते हैं। तो कहाँ करते हो? तो बोलते हैं बिजली का उपयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल, खाना वाना पकाना और खत्म। हाँ, मैं बोलता हूँ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। आपका ब्रश करना, कपड़े पहनना, चेयर पे बैठना, बिल्डिंग का बनाना, रोड का उपयोग, ये सब एनर्जी का उपयोग है। और ब्रश करना तो बड़ा खतरनाक है। मैंने कहा कैसे? पूछते हैं कैसे? तो मैंने कहा ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट लगता है और टूथपेस्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है और टूथपेस्ट मुंह के अंदर जाता है तो बहुत हाइजीनिक स्टैंडर्ड में किया जाएगा, राइट? तो उसके लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट लगेगा, तो एनर्जी लगी। फिर वो मशीनें चलेगी। अच्छा मशीन स्टील के वेसल्स होते हैं, तो आयरन के नहीं होता है क्योंकि मुंह के अंदर जाता है, तो बहुत एनर्जी लगी। उस वेसल को घुमाने फिराने ये करने में एनर्जी लगेगी और 85% एनर्जी मैंने आपको बता दिया काली वाली है। तो कार्बन उत्सर्जन हुआ, तो टूथपेस्ट बन गया। अच्छा मान लोगे आधुनिक लोग, हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट ट्यूब में नहीं खरीदेंगे, सुंदर सा पैकेज होना चाहिए, तो कार्डबोर्ड बनाएंगे। अच्छा कार्डबोर्ड पे कलर से लिखना चाहिए ये सब टूथपेस्ट फलाना टूथपेस्ट ये, तो उसमें एनर्जी लगेगी। फिर आपका टूथपेस्ट आपके घर से कितना किलोमीटर या सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बना आपको पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता है। जी। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलेगी, तो एनर्जी लगी, कार्बन उत्सर्जन हुआ। फिर वो टूथपेस्ट दुकान पे रखा जाएगा, दुकान वाला लाइट पंखे चलाएगा। और आजकल हम और बिगड़ गए, टूथपेस्ट भी मॉल में खरीदा जाता है, एसी, तो एसी का उपयोग होगा तो एनर्जी लगी। फिर हम उसको लेने जाएंगे, पैदल तो जाते नहीं आजकल, तो गाड़ी से लेने जाएंगे, तो पेट्रोल डीजल लगा, फिर उसमें एनर्जी लगी, कार्बन उत्सर्जन हुआ। ये टूथपेस्ट अकेले मात्र की कहानी है घर आने की। तो साथ में टूथब्रश चाहिए, तो मैन्युफैक्चर करो, पैकेज करो, ट्रांसपोर्ट करो। सिर्फ टूथब्रश से और टूथपेस्ट से काम नहीं होता, पानी चाहिए, पानी के लिए पाइप चाहिए, पाइप के लिए लोहा चाहिए, लोहे के खदान खोदो, समझ में आ रहे हैं? फिर मोटर चाहिए, तो मोटर में मैग्नेट और कॉपर चाहिए, तो कॉपर के खदान। फिर टंकी बनाना ऊपर, तो सीमेंट कंक्रीट सरिया। ये सबसे ब्रश नहीं होता, तो वॉश बेसिन चाहिए, वॉश बेसिन को बनाओ, कांच चाहिए, नल चाहिए, बाथरूम चारों तरफ से बंद है तो बल्ब चाहिए, ये बल्ब तो को सही चलाने के लिए बताया बिजली साहब। चाहिए। ये तो मना करना पड़ेगा घर वालों को, इतना मत करो इसके लिए। तो अब क्या करना है कि ये बात तो हम समझ में आ गए कि ये सबसे एनर्जी लगती है और एनर्जी कार्बन से आती है, तो कार्बन उत्सर्जन होता है, मतलब ब्रश करने तो से। मतलब आप जो कह रहे हो उस हिसाब से एक चीज तो यार कुछ मत करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात मुझे सूट कर रही है, मैं इसमें थोड़ा सबको लोगों को हार्श बोलता टाइप हूँ का कि व्यक्ति। हाँ, इनएक्शन इज द एक्शन। आज यदि आपको पर्यावरण बचाना है तो आप क्या करो, कुछ मत करो, क्योंकि भारत के दर्शन में सबसे जीवन का गहरा आनंद गहरे ध्यान में आता है। और गहरे ध्यान में हम क्या करते हैं? चार्वाक की ओर ले जाते हो, यावत जीवित सुखम कुछ नहीं जीवित करते। ऋषणम। तो फिर क्या करना है? नहीं, ब्रश करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लोग पड़ोसी परेशान हो जाएंगे। तो आप क्या करो, आप प्रयोग करके देखो कि हमेशा छोटा सा इतना, वो जो टूथब्रश एडवर्टाइजमेंट वाले क्या दिखाएंगे, पूरा ब्रश करके देखो, हाँ वो तो मार्केटिंग का फंडा है। मार्केटिंग है। पर आप देखो कि आपको सच में कितना चाहिए, तो आपको एक चने के दाने के बराबर चाहिए। देखो प्रयोग करके होता है कि नहीं, हो जाएगा। आप देखो पानी ऐसे हो जाएगा। आप ये खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिसीजन मेकर हो कि ब्रश में कितना पैसा लगाना है, वो सरकार डिसीजन मेकर नहीं है। मिनिमम यूज करते हैं। तो जब धरती की सीमाओं में आ जाएंगे, हम कहते हैं भारत में जितनी चादर है उतने पैर फैलाना चाहिए। तो धरती की चादर फिक्स है, तो धरती की चादर फिक्स है तो आपको उपभोग फिक्स करना पड़ेगा यदि इस धरती पर रहना है। वरना एक जमाने में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, विलुप्त हो गए। ऐसा ही चलता रहा तो 3 4 5 हजार साल बाद एक नई प्रजाति आएगी और कहेगी एक जमाने में धरती पर इंसान हुआ करते थे। हाँ, ये मेरी अभी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौड़ से मुलाकात, यहाँ रहते हैं, मौसम वैज्ञानिक रहे हैं, और पर्यावरण दिवस की बात है तो उन्होंने एक बहुत जोरदार बात की। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं साहब धरती खत्म हो जाएगी, धरती खत्म हो, कुछ ही खत्म नहीं होगी, लोग खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये सही कहा एकदम। उन्होंने कहा कि धरती को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ कुछ फर्क धरती नहीं में पड़े- तुम्हारे जैसे आए और कहीं चले गए ना, बिल्कुल। ऐसे गई, तो धरती को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुमको खुद बचना है धरती पर। हाँ, ये अच्छा कई लोग फिर उसमें फंस जाते हैं कि सर परिवर्तन तो संसार का नियम है। मैंने क्या, डायनासोर उसकी बेचारी गलती के कारण विलुप्त तो नहीं हुआ, तुम मूर्ख लोग तुम्हारी गलती के कारण विलुप्त हो जाओगे। हाँ। तो मूर्खता में तो विलुप्त मत हो जाओ, इतना तो समझ लो भाई साहब कि ये हम जो करते हैं उसका प्रदूषण होता है। और आप अपनी संतानों में आप खुद ही तो जी रहे हो भाई, 23 क्रोमोसोम्स आपके हैं और बाकी, और ये परंपरा जो भारतीय दर्शन में, चाहे उत्तराधिकार की परंपरा, यही तो है कि आप ही अपनी संतानों में जीवित रहेंगे, तो भुगतेंगे आप ही अगर इस चीजों को सीधी सी सुधारेंगे बात है। नहीं। तो इसलिए बड़े बहुत दर्शन की बात लाए हो आज आप सर, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा ये सब सीखने में बहुत सारे साल लगे मुझे। हाँ हाँ मैं समझ गया सर, बिल्कुल फ्री में आप हमें बता रहे हो तो मेहरबानी सर आपकी। कहाँ के रहने वाले हैं चरण सिंह जी आप? मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के झिरनिया तहसील के गोराडिया पोस्ट के नियमित गांव में रहता हूँ। क्या बात है सर। ये उधर जबलपुर से कितना पड़ता है? जबलपुर से होगा 600-700 किलोमीटर। अच्छा, ये ओशो वगैरह उधर ही हुए हैं सर, तो मैंने कहा आप भी उसी टाइप में फिलॉसफी को, क्योंकि मध्य प्रदेश एक उर्वरा भूमि रही है विचारकों के लिए, तो एक प्लेटो ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं,
बिल्कुल मैंने पढ़ा है सर। उनका एक कोट आपने पढ़ा ही होगा, मैं बता देता हूँ दर्शकों के लिए। ही सेड, एवरी किंग शुड बी अ फिलोसोफर और ओनली फिलोसोफर शुड बिकम अ किंग। क्या बात है सर! हाँ, बिल्कुल। हर राजा को दार्शनिक होना चाहिए, या जो दार्शनिक है उसी को राजा बनना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये जीवन ये के मोदी जी पे बिल्कुल आपने फैक्ट कहा है ये तो। लेकिन एक चीज़ और है सर, राहुल गांधी भी कोशिश करते हैं दार्शनिकता की तो। लेकिन मैं अक्सर चर्चा करता हूँ दर्शन और क्या शब्द लेंगे, बकवास, इनमें एक छोटा-सा अंतर है कि आपका दर्शन अगर क्रियान्वित होने लायक नहीं, एग्ज़ीक्यूटेबल नहीं है, तो फिर लोग उसे क्या बकवास काम, कहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, दर्शन के बिना जीवन में क्या करना है और कितना करना है और कब तक करना है और क्यों करना है, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। जी, बिल्कुल निश्चित। लोग इसका उत्तर विज्ञान में ढूंढते हैं कि अच्छा, विज्ञान इतना बता सकता है स्पीड तेज चलाना, मैं बताता हूँ कैसे करना है, पर स्पीड तेज क्यों करना है ये विज्ञान नहीं बता सकता, ये सिर्फ दर्शन ही बता सकता है। और दुर्भाग्य ये है कि भारत जैसे देश में दर्शन में दिवालियापन है। भारत जीडीपी, जैसे देश में। भारत जैसे देश में जहाँ पे इतना एडवांस था फिलोसफी। हाँ, तो विज्ञान तो स्पीड दे सकता है, दर्शन कंट्रोल देता है। हाँ भाई, स्पीड बढ़ाना है पर क्यों बढ़ाना है ये तो पता होना चाहिए आपको, ये बात है ना। जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना है पर क्यों, अच्छा कितना और कब तक, ये किसी को नहीं पता देश में, सबको जीडीपी बढ़ाना है। तो बिना दर्शन के जीवन चलाना बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने जैसा होता है। और आज की तारीख में बिना दर्शन के काम हो रहा है, तो ये जो बिना ब्रेक की गाड़ी चलती है उसका तो एक्सीडेंट होता है प्रदीप जी। और ये जो मनुष्य का एक्सीडेंट, ये क्लाइमेट चेंज नाम से हो चुका है। हुँ, ये मनुष्य का एक्सीडेंट ही कहेंगे, क्योंकि बिना होशो हवास की क्या करना है, क्यों करना है, कितना करना है, कुछ किसी को पता नहीं, बस करना है। हुँ, ये बिना जाने पहचाने कि जीवन का उद्देश्य मटेरियल इकट्ठा करना नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य होता है खुश होना, प्रेम में रहना, जीवन में रहना, शांति में रहना, ये उद्देश्य है। तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते और उसको लगता है कि एप्पल का फोन हाथ में आते ही मैं खुश हो जाऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि ऐसा होता है तो जितने लोग बीएमडब्ल्यू वाले हैं वो हाँ, सबके चेहरे पे चमक होना चाहिए और खुशी टपकना चाहिए। उनको उसमें खुशी में नाचना चाहिए, और बेचारा बीएमडब्ल्यू तो शायद ज्यादा अस्पताल जाता होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही। मटेरियलिस्टिक भरी जीवन जी उसका रहे। अपना महत्व है, पर वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है। वो आपका एक रास्ते, एक एक टूल है आपके पास, पर वो आपका अंत नहीं हो सकता। तो दर्शन की बात चल रही है तो मैं एक लोगों आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहता हूँ कि एक प्रश्न का उत्तर सब लोग सोचे, नहीं पता हो तो सोचना चालू करें कि मरने के पहले जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो। और ये हर स्टूडेंट को सिखाना चाहिए कि भाई हाँ, डेस्टिनेशन होना चाहिए ना भाई। मैं एग्ज़ैक्टली। हमेशा बोलता हूँ एक व्यक्ति और एक गाय, आप हुँ, यहाँ आपके घर के यहाँ स्टूडियो से बाहर से निकले तो व्यक्ति को पता है कहाँ जाना है, उसका घर एड्रेस है। गाय को पता नहीं कहाँ जाना है, उसकी दिशा नहीं है। तो आपको जीवन की दिशा नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आप में और जानवर में ज्यादा फर्क थोड़ी रह जाता है। निश्चित तौर पे विवेक जब तक आपके अंदर नहीं तो आपको वो सोचना पड़ेगा, और उसकी ट्रेनिंग हमें बच्चों को, युवा पीढ़ी को देना पड़ेगी। भाई साहब, मरने के पहले क्या करना चाहते हो। जिस दिन ये प्रश्न आ गया उस दिन ये जो मटेरियलिस्टिक भागदौड़ में आदमी कम पड़ेगा, थोड़ा शांति से हो जाएगा, थोड़ा आराम करने लगेगा। जी। कई बच्चे, ये भी एक बार कुछ बच्चों से बात चल रही थी तो ये सवाल पूछा हमने कि भई आप मरने से पहले तो नहीं कहा था, मैंने कहा क्या करना चाहिए एक इंसान को? तो उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि हम अपनी ओर से कुछ दे के जाएँ समाज। तो मैंने कहा भई 8 बिलियन के आस-पास लोग हैं और सभी अगर दे के चले गए मान लो अगले 25-30 साल में, तो यहाँ इतना कचरा हो जाएगा कि हाँ, पर दे के जाना चाहिए, मतलब उनको गलतफ़हमी हो गई कि मटेरियल दे के जाना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। नहीं, ये बात तो सही कि हमें देना चाहिए, हम जी। सिर्फ लेने के लिए नहीं बने, हमें तो देना भी चाहिए, पर क्या देना कई चाहिए? लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ। अब सोचो सारे ही बदल दें तो फिर तो यहाँ रायता फैल जाएगा। नहीं, मतलब सकारात्मक भाव से यदि इसको सोचे कि हाँ, ले आदमी वो जो लेता है वो भिखारी होता है, और जो देता है वो दानदाता होता है। तो यदि किसी में देने का भाव है, वो कुछ भी दे, जी। अपना ज्ञान दे, अपना श्रम दे, अपना पैसा दे, पर देने का भाव भी आना चाहिए। हाँ, देने से पहले खुद पात्र बने। हाँ। नहीं तो फिर मैं मान लीजिए क्रिमिनल हूँ तो मैं क्या दे पाऊँगा? हाँ। मैं तो वही चीज़ दे पाऊँगा, या मैं चोर हूँ तो मैं क्या दूँगा? जो चुराया वही दूँगा। इससे अच्छा पहले मैं खुद पात्र बनूँ, दाता के स्तर पे आऊँ फिर दूँ। बिल्कुल। तो चेतन सिंह जी, और कोई विषय जो जिसको आप नहीं छू सके हैं तो आप बताना चाहें? नहीं, बहुत सरल सा है विषय कि ये जो पूरा जीवन है ये एनर्जी का खेल है। दुर्भाग्य से हम गलत एनर्जी का खेल खेल रहे हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। और मैं वो खेल खेलता हूँ, इसलिए मैं ज़िम्मेदार हूँ जलवायु परिवर्तन का। मुझे ठीक करना है क्योंकि मैं डिसीज़न लेता हूँ, और सबसे पहला कदम मुझे ये उठाना है
कि धरती पर हम 1.8 धरती के बराबर संसाधन उपयोग कर रहे हैं, धरती सीमित है, ये सत्य अनंत है, इसको कोई कभी बदल नहीं पाएगा। तो मुझे धरती की सीमाओं के अंदर जीना है, तभी जाके मेरा जीवन संभव है। वरना मैं थोड़े दिन तो उधार लेके अपना काम चला लूंगा, परंतु बाद में गड़बड़ हो जाएगी। तो स्थिति बहुत बुरी है, बहुत, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकती इतनी बुरी स्थिति में आज मनुष्य प्रजाति खड़ी है। तो सीमित धरती है, सीमित संसाधन है, अपने आप को सीमित करो, मजे से रहो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य इकट्ठा करना नहीं, मजे करना है, खुश होना है, आनंद में रहना है, प्रेम में रहना है। जी, जीवन का उद्देश्य आनंद में रहना है, प्रेम में, संतोष में ही सुख है। बड़ी गज़ब की बात बता रहे हैं एक विज्ञान के प्रोफ़ेसर और दर्शन की बात कह रहे हैं। आपको हमें सोचना चाहिए कि इस भौतिकी या भौतिक दुनिया के पीछे भागते-भागते हम कितना खुश हो पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, बातों से कितना सहमत हैं? हमें कमेंट करके बताएँ कौन-सी बात सबसे अच्छी लगी और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।